लोग अब शुरू करने जा रहे हैं लेंस पढ़ना। ओके, रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन के रूल्स को जानते हैं। अब इसी के अंदर लेंस हम लोग को पढ़ना है। अब लेंस कितने तरह का होता है वो समझ लें। पहले लेंस होता क्या है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by at least one spherical surface। ठीक है, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और उसका एक साइड कम से कम स्फेरिकल सरफेस हो तो उसको हम लेंस कहेंगे। जैसे ये चीज है, मान लीजिए ग्लास का ऐसा बना हुआ है, तो क्या इसको लेंस कहेंगे? नहीं, एक भी सरफेस इसमें स्फेरिकल नहीं है। हम लोग को कम से कम एक ऐसा सरफेस चाहिए जो स्फेरिकल, जैसे उदाहरण के लिए ये ले सकते हैं। देखिए ये एक प्लेन है लेकिन दूसरा स्फेरिकल है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको लेंस कहेंगे। अच्छा देखिए, ऐसा शेप बनता है तो उसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, और ये तो प्लेन हो ही गया, तो इसकी वजह से ये इस तरह के जो भी लेंसेस होंगे उनको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है उसको देख लें। इस तरह का जो उठा हुआ साइड है उसको हम लोग कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि देखिए एंड पे वो पतला होता है, बीच में मोटा होता है। एंड्स पे पतला और बीच में मोटा, ऐसे लेंसेस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब वो कैसा कैसा हो सकता है देखिए, या तो दोनों तरफ कॉन्वेक्स हो, एक तरफ कॉन्वेक्स एक तरफ प्लेन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ कॉन्केव हो और एक तरफ कॉन्वेक्स हो। देखिए इधर उठा हुआ सरफेस नहीं है, इधर से देखेंगे तो ये धंसा हुआ सरफेस, धंसा हुआ सरफेस मतलब कॉन्केव। इसका नाम हम लोग रखते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक, इसका नाम डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स। अब डबल कॉन्वेक्स को ना, उसका एक स्पेशल केस इक्वी कॉन्वेक्स भी है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, इक्वल। जरूरी तो नहीं है कि ये जो दोनों स्फेरिकल सरफेस है उनका हर बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो, नहीं, लेकिन जब इक्वल हो जाएगा तो इसको इक्वी डबल कॉन्वेक्स या सिंपली इक्वी कॉन्वेक्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये हो गया नाम कॉन्वेक्स लेंस का। उसी तरह से कॉनकेव लेंस भी होगा, है ना। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या नेमिंग होगा देखिए, देखिए मान लेते हैं कि ऐसा है हमारे पास, तो एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। दूसरा, मान लीजिए दोनों साइड कॉनकेव है, तो दोनों एंड्स कॉनकेव होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे डबल कॉनकेव। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अगर इस तरह का शेप हो जाए, तो एक साइड कॉन्वेक्स है आप देख रहे हैं और एक साइड कॉनकेव है, लेकिन इसका नेमिंग क्या किया जाए? इसका नेमिंग लिखते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि सर इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शेप का डिफरेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस जो नाम है वो शेप के बेसिस पे दिया जाता है। तो शेप में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स में अब मैंने आपको कहा कि एजेस पे ये थिन होगा और सेंटर पे थिक होगा, तो कॉनकेव लेंस में एजेस पे थिक होता है और सेंटर पे थिन होता है। तो देखिए इसमें भी एक साइड कॉन्वेक्स है, इसमें भी एक साइड कॉन्वेक्स है, दूसरा साइड कॉनकेव है, दूसरा साइड कॉनकेव है, लेकिन इसमें एजेस पे थिक है
और सेंटर पे थिन है, इसलिए उसका नाम कॉन्वेक्सो कॉन्केव कहेंगे। और यहाँ पे एजेस पे थिन है और सेंटर पे थिक है, इसलिए इसका नाम कॉन्केवो कॉन्वेक्स कहेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लेंस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, देखिए। सबसे पहला हम लोग तो एक पहले लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ज्यादातर हम लोग को ये लेंस रहेगा, लेकिन कभी कभी प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस भी आ सकते हैं, ज्यादातर लेकिन डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉन्केव होगा। अब देखिए इसमें हम लोग अगर स्फीयर कंप्लीट करते हैं इस साइड का और दूसरा स्फीयर इधर कंप्लीट कर लें, तो ध्यान से देखिए ये है फर्स्ट सरफेस, क्योंकि लाइट इधर से पहले स्ट्राइक इसी को करेगा तो इसको फर्स्ट सरफेस कहेंगे। और इसका जहां स्फीयर कंप्लीट हो रहा है उसका जो सेंटर है उसको C1 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से ये सेकंड सरफेस कहेंगे और इसको हम लोग C2 से डिनोट करेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हों, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि डिस्टेंस आप यहां से मेजर करें या यहां से मेजर करें, दोनों इक्वल लेना है। क्यों? वी विल डिस्कस ओनली द थिन लेंसेज। थिन लेंसेज केवल डिस्कस करेंगे, मतलब ये बस पतला रहेगा, इतना पतला है कि ये लेंथ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, देखिए है कि नहीं, R1। यहां से ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। तो देखिए R1 जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर किया है, तो इसको जब भी लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ तो पॉजिटिव लेंगे, और R2 जो है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मेजर किया गया है, इसलिए जब भी इसको लेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा ये C1 और C2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी को हम लोग इस लेंस के लिए क्या कह लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, आप ध्यान से देखिए तो बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम लोग O से डिनोट करेंगे, और O को हम लोग कहेंगे क्या चीज, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस लेंस पे मान लो हमने एक लाइट भेजा इस तरह से कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, किससे पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होगा तो वो बिना डेविएशन के पास कर जाता है, मतलब नो डेविएशन, है ना, नो डेविएशन। बहुत लोगों के मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए वास्तव में ये जो इतना पोर्शन ऑफ लेंस है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जब लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे फॉल करेगा तो क्या होगा बताओ, डेविएट करेगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे पहली बार तो डेविएट करेगा, फिर दूसरी बार डेविएट करेगा, लेकिन फाइनली आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका कुछ लैटरल शिफ्ट हो जाता है ना, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा। ठीक, अब देखिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो अगर हम थिन लेंस ले रहे हैं तो इसका थिकनेस 0 ले लेंगे, और अगर थिकनेस 0 ले लेंगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वजह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसी की वजह से ऐसा होता है कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम और ट्रैवल्स थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देयर इज नो डेविएशन। समझ में आया? तो ये कारण अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक तो ये अब क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, है ना, ये हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीजें हमें पढ़नी है।
देखिए इसी तरह से आप चाहें तो कॉन्वेक्स के लिए हमने लिखा है, कॉनकेव के लिए भी ऐसा ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसी चीज को रिपीट करने का मतलब नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं बता रहे हैं, बट वैसी ही चीजें आएंगी इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंस के बारे में वो है प्रिंसिपल फोकस। फोकस की बात करें, फोकस यहां होना चाहिए आपका फोकस। देखिए ध्यान से, ये है कॉन्वेक्स लेंस, एक और कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। देखिए दूसरा यहां है कॉनकेव लेंस, एक और कॉनकेव लेंस बना लेते हैं, ऐसा बना लिया। देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में साधारणतः ये आगे मीट कर जाता है, ठीक है, ये आगे मीट कर जाता है, इसी को फोकस कहते हैं। जहां ये मीट करता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस। तो बताओ ये रियल फोकस की वर्चुअल फोकस? रियल फोकस। यही मेन फोकस है, मेन फोकस यही है, ठीक। और फोकल लेंथ जब भी डिसाइड करेंगे तो ऐसे ही लाइट रे से डिसाइड करेंगे। जब भी आपको फोकल लेंथ दिखाना हो, आपको ये देखना हो वेदर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम लोग पैरेलल लाइट रे भेज देंगे, और जहां वो मीट करेगा लाइट रेस वही डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से वो डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। तो देखना भाई क्या ये फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, यस और नो? तो इसलिए ये फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है बोलो, पॉजिटिव। अच्छा इसका एक और पॉइंट ये कह सकते हैं कि देखिए उधर से लाइट रे भेजते तब भी तो यहाँ पे आता है, इधर उधर से लाइट रे भेजते तो यहाँ, उल्टा अगर करते हैं तो अगर हम फोकस पे कोई एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे, फोकस पे अगर हम क्या कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को रख दें, तो वहां से जो लाइट रे निकलेगा वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है इससे हम लोग फोकल लेंथ डिसाइड नहीं करते, फोकल लेंथ इसी से डिसाइड होता है। लाइट रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजे तो वो जैसा बिहेवियर शो करेगा, वो जहां पे मीट करता हुआ अपीयर होगा या जहां पे मीट करेगा उसी से फोकल लेंथ डिसाइड होता है। तो देखो भाई कॉनकेव लेंस अगर ले लें जो कि लाइट को जनरली डाइवर्ज करता है, तो वहां पे फोकस जो होगा वो यहां होगा, और क्योंकि फोकल लेंथ इधर से इधर मेजर हो रहा है ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसलिए ये फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव आएगा। तो इसका एक और प्रॉपर्टी यहां पे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, अगर उल्टा कर दें लाइट रे, मतलब लाइट रे अगर ऐसे सोचो इधर से ऐसे आ रहा होता टुवर्ड्स फोकस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह से अगर लाइट को हम लोग टुवर्ड्स द फोकस भेजेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इस तरह से लाइट रेज और दोनों लेंसेज के फोकस पैरेलल लाइट रेज के साथ इसी तरह से बिहेवियर शो करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और नई चीजों को देखते हैं। देखिए इस केस में यानी लेंस के केस में f जो है वो r/2 नहीं होता, तो अगर f r/2 नहीं है तो इमेज फॉर्मेशन जो करेंगे, क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, उसमें लोकेशन दिखाने के लिए, जैसा आपको याद होगा मिरर में जब हम लोग करते थे तो एक ले लेते थे, है ना, मिरर के केस में अगर देखें तो हम लोग F ले लेते हैं और C ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंस के केस में हम लोग F लेंगे और 2F लेंगे, या F' और 2F' यहाँ ले लें, तो F और 2F यहाँ ले लें, ऐसा ले लेंगे। ये C नहीं है, ये जो पॉइंट है ये C होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है।
तो इसीलिए जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो लोकेशन के लिए, ऑब्जेक्ट के लोकेशन या इमेज के लोकेशन के लिए प्रिंसिपल एक्सिस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के अलावा ये 2f वाला पॉइंट लेके रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन शुरू कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से सुने, सबसे पहले लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा वो कहाँ मीट करेगा, वो मीट करेगा एट फोकस। इसलिए ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पहला केस ये ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, कहाँ पे, फोकस, ठीक। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, एचडी का, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा। अब ना यहाँ पे इस डायग्राम में आपको इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है, क्यों, इमेज जो है वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज इमेज है। लेकिन इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है, उसमें आपको इन्वर्टेड दिखता है। क्या होता है दूसरा फॉर्म, इसी में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में ही है तब भी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो हर बार जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, या ये कहें कि हर बार जो लाइट रे इन्फिनिटी से आता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना जरूरी नहीं है, वो लेकिन आपस में बस पैरेलल होता है। जरूरी ये है कि लाइट रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी मस्ट बी पैरेलल टू देमसेल्व्स, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो अगर वो आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो क्या होता है, उनका जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होता है ऐसे ही चला जाएगा, उसके अलावा एक ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, इस तरह से मीट कर जाता है। कहां पे मीट करता है, तो जहां मीट करता है वो फोकस के जस्ट नीचे होगा, और इसी प्लेन वो, यहां पे अगर आप प्लेन एक ड्रॉ कर लें विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस, उसको हम लोग कहते हैं फोकल प्लेन। तो लाइट रेज जो आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, दे ऑल मीट ऑन द फोकल प्लेन। तो अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, और इमेज बहुत छोटा बन रहा है। रियल है, हाँ है, इन्वर्टेड है, हाँ है, हाईली डिमिनिश्ड है, यस। सो इमेज इज formed at focus and this image is real, inverted and highly diminished। चलिए दूसरा देखते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का केस। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f डैश, मतलब बियॉन्ड 2f डैश, तो क्या होगा, ये f डैश, ये 2f डैश, और ऑब्जेक्ट यहां रख दिया 2f डैश के बाहर। यहां से लाइट रे, दो लाइट रे भेजेंगे, एक लाइट रे तो पहले भेज लो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे, और दूसरा जहां मीट कराना है उसी हिसाब से f और 2f लेकर कर लो। तो ऑब्वियसली ये लाइट रे f और 2f के बीच में मीट करेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इमेज का लोकेशन देख लें, इमेज बिटवीन f एंड 2f, ये इमेज हो गया, इमेज का लोकेशन हो गया। इमेज का प्रॉपर्टी देखें तो रियल है, इन्वर्टेड है, एंड अगेन ये भी डिमिनिश्ड, रिड है, रिड, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। जल्दी से इतना ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो लोकेशंस के इमेज फॉर्मेशन देख लिए, अब नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, है ना। ये मिटा देते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए f = r/2 नहीं होता है। थर्ड लोकेशन क्या है, अगर हमने 2f डैश पे रख दिया, ठीक है, मतलब इधर के 2f डैश पे रख दिया, इमेज कहां बनेगा वो देखना है। ये अगेन ऑप्टिकल सेंटर, ये f डैश, ये 2f डैश, ये f और ये 2f। अब यहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब लाइट रे, पहला लाइट रे सबसे पहले भेज दो जब भी इमेज फॉर्मेशन करना हो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, और दूसरा लाइट रे जरूरत के हिसाब से फोकस से पास कराओ, और जहां पे एग्जैक्टली मीट कराना है वहां करा लो। अब ध्यान रखना है कि कहां पे मीट करेगा, तो 2f पे मीट करेगा।
और कैसा साइज होगा, एग्जैक्टली सेम साइज होगा, ठीक है। तो देखो 2f डैश पे ऑब्जेक्ट है, इमेज है 2f पे, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज है। क्या है, सेम साइज, सेम साइज है। तो ये हो गया 2f डैश के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रख लें, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रख लेते हैं हम लोग बिटवीन 2f डैश, ये फोर्थ लोकेशन हो गया, बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, इस पे रख लेते हैं, देखते हैं कैसा इमेज बनता है। तो ये हो गया हमारा मिरर, सॉरी लेंस, f डैश, 2f डैश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख लिया और ये ऑप्टिकल सेंटर है। पहले लाइट पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो, उसके बाद f हो गया और ये 2f हो गया। अब लाइट को ऐसे पास कराओ फोकस से कि वो 2f के बियॉन्ड मिले, है ना। हालांकि हम लोग को मैनिपुलेशन करने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ रही है, लेकिन आपको हो सकता है कि कभी कभी जरूरत पड़े, तो आप लोग उसी के हिसाब से फोकस को थोड़ा बहुत इधर उधर करके इमेज अपने सही जगह पे बनाएं, ठीक है। अच्छा, तो लोकेशन तो मिल गया, बियॉन्ड 2f और इंफिनिटी के बीच में इमेज होगा। इमेज का नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, रिम होगा। ये रेड था, वो रिम है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और यहाँ पे बन सकता है ना, तो वो भी बना लें, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। ये सब कुछ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 5 नंबर है, ये है, फिर से हमने लेंस लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f डैश, ये 2f डैश। अब की बार ऑब्जेक्ट को हम लोग f डैश पे रखते हैं, तो f डैश पे रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f। ध्यान से f को यूज करना है। पहला लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लेंगे, क्योंकि देखिए ऑप्टिकल सेंटर के लोकेशन के साथ आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन फोकस के लोकेशन के साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए पहले ऑप्टिकल सेंटर वाला लाइन भेज दीजिए। उसके बाद इसमें तो मैं ये कहूंगा कि यहां से ऐसे भेजिए और फिर अब पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करिए, पैरेलल लाइट रे इसके पैरेलल, ठीक है। जैसे इसमें देखिए पैरेलल तो ड्रॉ हो गया, लेकिन वो फोकस से पास नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, बस फोकस को वहीं पे रख देना है जहां से वो पास करना है, क्योंकि इस केस में आपको पैरेलल लाइट रे चाहिए किसी भी तरह से, है ना। कन्वर्जिंग नहीं बना देना है, डाइवर्जिंग नहीं बना देना, तो अकॉर्डिंगली आप फोकस के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको लोकेशन चेंज करना है। अब देखिए लाइट रेज कहाँ मीट करेगा, इंफिनिटी पे, तो यानी इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। कैसा इमेज बना, रियल बनेगा, है ना। इंफिनिटी में मीट तो करेगा, पता नहीं कौन जाके देखा है, लेकिन मीट करेगा। रियल, इन्वर्टेड एंड एचएम मतलब हाईली मैग्नीफाइड। तो ये हो गया, बस एक लोकेशन बच गया, पहले इतना कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर, बस एक ही लोकेशन बच गया। अब कहां पे ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, ऑब्जेक्ट को रख लेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, f डैश एंड o के बीच में। ये 2f डैश है, यहाँ पे f है, ये 2f है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्वियसली एक लाइट रे तो फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा। इसमें आपको डाइवर्जिंग लाइट रे चाहिए, ठीक है। ऐसे लीजिए और डाइवर्जिंग बनाइए। देखिए फोकस से पास करता हुआ जो लाइट रे, क्या वो डाइवर्जिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। डाइवर्जिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आराम से इस फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसको आगे आपको एक्सटेंड करना होगा ताकि ये दोनों लाइट रे पीछे मीट करता हुआ अपीयर हो। तो ये जहां पे अपीयर होगा वहां पे एक वर्चुअल इमेज बनेगा। तो दिस इज द ओनली केस जब
रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसका इमेज कहां बना है ना, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा नेचर कैसा है भाई साहब? वर्चुअल है क्या? हाँ, इरेक्ट है, हाँ, और मैग्नीफाइड है, वेम वेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो और लोकेशंस बच गए इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस के लिए बस दो लोकेशन होता है, वही कर लेना है। तो कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस, पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। देखो भाई, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये एफ डैश, ये 2f डैश, कहीं भी रख लो भाई ऑब्जेक्ट को। अगर इंफिनिटी पे रखा है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, एंड दिस लाइट रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज द वर्चुअल इमेज, है ना। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया। तो कहां पे बन रहा है? एफ डैश पे ही इमेज बन रहा है। कहां पे बना? एफ डैश पे इमेज बना। कैसा इमेज बना? वर्चुअल है, डायरेक्ट है, एंड हाईली डिमिनिश्ड है, एचडी क्वालिटी का है। अब देखना भाई, एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस केस में भी हम चाहें तो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना करा के आपस में पैरेलल करा दें, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और वो एग्जैक्टली मतलब इरेक्ट आपको दिख जाएगा, वर्चुअल दिख जाएगा, है ना। वर्चुअल तो इसमें भी दिख रहा है, इरेक्ट दिख जाएगा, और हाईली डिमिनिश्ड भी दिख जाएगा। इसमें पॉइंट साइज है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो आप लोग ये काम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, पैरेलल वाला खुद से करके एक बार देखिए। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स में किया, वैसे ही कॉनकेव में करेंगे। इसके बाद जो दूसरा लोकेशन है ना, वो आप कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इस ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो, इमेज एकदम एक जैसा बनता है हमेशा। लाइट रे एक ऐसे गया और दूसरा लाइट रे ऐसे गया। ठीक है, तो ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस है, ये दोनों लाइट रेज आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये हमेशा फोकस से इधर रहेगा, यस और नो। तो हमेशा इमेज जो बनेगा वो एफ डैश और ओ के बीच में ही बनेगा। तो इमेज लोकेशन जो इंफिनिटी, ये कहीं भी रख लें, इंफिनिटी से ओ के बीच में कहीं भी रख लें, ऐसा ही इमेज बनता है। एफ डैश से ओ के बीच में वर्चुअल, डायरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन समाप्त हो गया। इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंस में भी साइन कन्वेंशन जो होता है उसको देखते हैं। लेंस का साइन कन्वेंशन देखिए। सो साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। तो देखिए, लेंस का साइन कन्वेंशन मिरर के साइन कन्वेंशन से अलग नहीं होता है। देखिए, ये है हमारा लेंस, लाइट रे इधर से इंसिडेंट होगा। हालांकि इसमें आप दोनों तरफ से इंसिडेंट करा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग कोशिश इधर से ही करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कन्वेंशन यही लगेगा कि इंसिडेंट रे जो भी डायरेक्शन हम लोग मेजर करेंगे, कोई भी लेंथ मेजर करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पिछले में बोल था इसमें ऑप्टिकल सेंटर है। इफ द डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द इंसिडेंट रे, वो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव लेंगे। हाइट मेजर करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। बस इतना ही साइन कन्वेंशन यहाँ भी है। पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। ठीक, अच्छा कई बार हो सकता है लाइट रे उधर से आ जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, मिरर के केस में ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक लेंस है, एक मिरर है, कॉम्बिनेशन हो गया, तो लाइट रे इससे टकरा के फिर इससे टकराएगा। मान लो सोर्स हमने इधर रखा, इधर से भेजा, ये गया, फिर टकराया, फिर आ गया। तो जब उधर से आ रहा है तो उस समय साइन कन्वेंशन में क्या अंतर आ जाएगा? उस समय साइन कन्वेंशन में बस ये डिफरेंस आएगा। देखिए, लाइट रे उधर से आया
तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। ऊपर वाला अभी भी पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। अब हम लोग इनके बेसिस पे लेंस फॉर्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? लेंस फॉर्मूला। चलिए लेंस फॉर्मूला शुरुआत करते हैं। लेंस फॉर्मूला देखना भाई, ये मान लो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कोई भी एक इमेज से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये f डैश ले लिया, ये f2f डैश ले लिया और यहीं पे रख दो ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट हमने रख लिया, इसका मैग्नीफाइड इमेज बनेगा ना। तो ये पहले हमने लाइट रे से भेज दिया ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे कुछ जितना ये उतना लगभग ये ले लो तो f हो जाएगा। अच्छा आपको ध्यान रखना है भाई, ये f और ये f डैश दोनों का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है? इक्वल होता है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनर जो है वो लेके स्केल से मेजर करेंगे कि भाई ऐसा 10 सेंटीमीटर इधर 11 का हो गया, थोड़ा इधर उधर आप हटा सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जरूरत के हिसाब से। जैसे जरूरत कब आ जाती है? जब लाइट रे को कन्वर्ज कराना और वो आपके रे डायग्राम में डाइवर्ज कर रहा हो, तो जरूरत पड़ जाती है फोकस को घुसाने की। देखिए मैग्नीफाइड इमेज बन गया, सुंदर इमेज हमने बनाया है ताकि अच्छे से हम लोग काम कर सकें इस पर। देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, देखिए ए बी ए डैश बी डैश, दो ट्राइंगल लेंगे, ये ओ हो गया। आप देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि ये सिमिलैरिटी आपको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ये थीटा इक्वल, ये 90 और ये 90, तो ए सिमिलैरिटी से सिमिलर। तो अगर सिमिलर हैं तो वहां से आपको क्या करना है, देखिए ए डैश बी डैश बाई बी डैश ओ, ए डैश बी डैश बाई बी डैश ओ इक्वल्स टू ए बी बाई बी ओ। लिख सकते हैं सर? तो यहां से क्या लिख पाएंगे बताओ? ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल्स टू बी डैश ओ बाई बी ओ, है ना। एक रिलेशन हमने लिख लिया, ये एक रिलेशन है, एक ट्रायंगल से आया। दूसरा ट्रायंगल फिर से लेंगे, दूसरा सेट ऑफ ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं देखिए ध्यान से। दूसरा सेट ऑफ ट्रायंगल देखिए, ओ है ना, यहाँ पे एल मान लो, एल एल ओ एफ लॉफ, ट्रायंगल लॉफ, ठीक, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक। आप देख के बता सकते हैं एलओ जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो एलओ एलओ से शुरुआत नहीं करते, ए डैश बी डैश से शुरुआत, ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश एफ इक्वल्स टू लो बाई 4 ऑफ है ना, ऑफ, लो बाई ऑफ। अब देखना भाई, इसको लिख पाएंगे अगले लाइन में, ए डैश बी डैश बाई लो इज इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई ऑफ, है ना। चलिए भाई अब देखो, अब क्या करते हैं, दोनों में जो लो है वो ए बी के बराबर है, तो नेक्स्ट स्टेप में इस लो को ए बी बना देते हैं, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई ऑफ, है ना। अब देखना ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, बस इतना ही काम करना है। तो अभी तक हमने क्या किया, इसको ध्यान से सोचिए एक बार।
हमने बस इतना किया कि एक बार एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, और दूसरा एक ये ट्रायंगल लिया, एक ये ट्रायंगल लिया। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स का सेट चुनना है जो आपस में सिमिलर हो और वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज दोनों को अपने में शामिल करते हैं, ठीक है बस। और उनके डिस्टेंस को कंपेयर कर देना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है उनसे, ठीक है, मतलब उन्हीं का रेशियो आपस में निकाल देना है। बाकी काम आपका इक्वेशन खुद ही कर लेगा। ये देखिए बी डैश ओ बाई बी ओ, बी डैश ओ बाई बी ओ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ बाई ओ एफ, ये लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिखेंगे देखिए आगे क्या कर पाएंगे। बी डैश ओ क्या है, अब हम लोग वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। बी डैश एफ क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे ओ बी डैश या बी डैश ओ माइनस ओ एफ, लिख सकते हैं क्या, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। बी डैश ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू बी डैश ओ माइनस ओ एफ बाई ओ एफ। सब हमने ओ से डिस्टेंस के टर्म्स में कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया सबको किसके टर्म्स में, ओ से डिस्टेंस के टर्म्स में, ताकि वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। हम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं देखिए ध्यान से। हम लोग वी ओ को लिख सकते हैं माइनस क्यू, बी डैश ओ को लिख सकते हैं बी, और ओ एफ को लिख सकते हैं। ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बी डैश ओ को क्या लिख रहे हैं, बी डैश ओ को लिख रहे हैं बी बाई बी ओ को क्या लिख रहे हैं, यू बोलो माइनस यू इक्वल टू बी डैश ओ वी माइनस एफ अपॉन ओ एफ बोलो एफ। बस अब इतना ही काम हो गया, अब रीअरेंज करके काम हो जाएगा खत्म। वी एफ इक्वल्स टू माइनस यूवी माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यूएफ है ना, ये हो गया। जल्दी से इतना कॉपी करिए, एक दो लाइन में अब खत्म। चलिए अब एक दो स्टेप में इसको खत्म करते हैं, है ना। इधर वाला अभी छोड़ रहे हैं, मिटा नहीं रहे हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा उससे काम लेना है हम लोग को। देखिए हम लोग इसको इधर ले आए, यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ, ये हो गया। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करिएगा आपको ये दिख जाएगा। अब आप क्या करें, पूरे को यूवीएफ से डिवाइड कर, देखिए क्या क्या कटेगा, यूवी कटेगा 1/f आ गया, इसमें क्या क्या कटेगा, यू और एफ कट गया 1/b आ गया, माइनस बी और एफ कट गया 1/u आ गया। इस तरह से लेंस फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान। चलिए एक और काम ये था जो हम इससे करना चाह रहे थे, वो है मैग्निफिकेशन, है ना। वो इसी से हो जाएगा, इसका भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन डिराइव करना हो तो आप ऐसा ही इमेज बना ले, ऐसा ही मतलब रे डायग्राम बना ले, और केवल इन दोनों ट्रायंगल्स को लें और उसमें आप इस तरह से लिख लें। अब क्या करेंगे, देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ एनीथिंग हमेशा होता है एच आई बाई एच ओ, है ना। तो देखिए ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं, माइनस एच आई, नीचे की ओर है, और ए बी को क्या लिखते हैं, एच ओ इक्वल्स टू बी डैश ओ। बताओ भाई बी डैश ओ क्या है, माइनस नहीं प्लस वी है ना, और बी ओ क्या है, माइनस यू। तो देखिए ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। एच आई बाई एच ओ मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, b बाई b, ठीक है। ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा एक बार मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आ गया तो बाकी दो तीन फॉर्मूले भी लिखे जा सकते हैं, लिखिएगा ध्यान से। क्या क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां से कि लेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए 1/u निकाला जा सकता है, 1/f प्लस 1/v, है ना। तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, fv, और ऊपर आ गया v प्लस f। तो देखो ये जैसे 1/u पुट करेंगे तो ये होगा v इंटू 1/u, यानी v प्लस f बाई vf।
तो v से v कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन का एक और नया फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, v प्लस एफ डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला। चलो एक और तीसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर लें क्या? चलो अभी ये क्योंकि आप लोग पहले लिख चुके हैं तो ये मिटा रहे हैं। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, v का वैल्यू निकाल लो, जैसे इसमें u एलिमिनेट किया था हमने, v का वैल्यू निकाल लो। v क्या लिख लेंगे, देखना। हाँ भाई कुछ गलत हो गया क्या? तो नहीं, गलत तो नहीं हो सकता, नहीं 1/f माइनस 1/u, हाँ यहाँ गलती हो गई। चलो रुक जाओ, चलो दूसरा फॉर्मूला जो है वो गलत हो गया, देखना भाई। 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f होगा, है ना, और इसकी वजह से ये हो जाएगा vf और ये f माइनस v, इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा f माइनस v अपॉन f, ठीक है, ये आएगा। अच्छा अब 1/v निकालने तो क्या होगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, है ना, ये हो गया था वहां पे, इक्वल टू uf, ये हो जाएगा f प्लस u या u प्लस f, आपको जो मने वो लिखिए, ये 1/v हो गया, है ना। तो v का वैल्यू क्या आ गया, v का वैल्यू आ गया uf बाई f प्लस u। अब ये आप पुट कर रहे हो उसमें, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, v की जगह ये पुट करेंगे तो नीचे वाला u इसको कैंसिल कर देगा और आ जाएगा आपका m की जगह f बाई f प्लस u। तो ये तीन फॉर्मूले हैं अलग अलग टर्म्स में, जैसे अगर आपको v और u मालूम है तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, v और f मालूम है तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, u और f मालूम है तब भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। जल्दी से कॉपी कर लें इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दोनों देख लिया। अब क्या करना है सुनिएगा, अब हम लोग को इसमें मैग्निफिकेशन से रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सब के बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैग्निफिकेशन अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव आता है और दूसरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव आता है उसका क्या मीनिंग है उसको समझिएगा। m इक्वल्स टू है hi बाई ho। तो आप देखिए साधारणतः तो हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर रखते हैं, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये हमेशा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इरेक्ट इमेज बनेगा तो ऊपर होगा, पॉजिटिव होगा, अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो नेगेटिव होगा। तो इनके रेशियो से आप बता सकते हैं क्या कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी, द हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव मतलब इरेक्ट इमेज, समझ रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन के साइन से आपको पता चलता है कि इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और ये बताता है इन्वर्टेड इमेज, ठीक। अच्छा यही कहानी खत्म नहीं होती है, आप ध्यान से देखेंगे तो साधारण जितने भी केसेस अपने पास हैं उसमें जितने वर्चुअल इमेज है वो सब इरेक्ट है और जितने रियल इमेज है वो सब। तो क्या यहां से ये भी कह सकते हैं कि ये रियल इमेज को ही बताएगा। हम लोग का बोर्ड का काम तो इससे हो जाएगा भाई, बोर्ड लेवल का काम इससे आराम से हो जाएगा, यही मेन तकलीफ हो सकता है। और ये रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। अच्छा ये वर्चुअल है ना, वो गलती से वो वाला लिखा गया, वर्चुअल इमेज है ना। इरेक्ट इमेज विल बी वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड इमेज। अच्छा अब न्यू नंबर देख लें, m का नंबर हो सकता है -2 या m हो सकता है +2 या m हो सकता है -1 या m हो सकता है +1, m हो सकता है -½ या m हो सकता है +½ इन सब का क्या मीनिंग है?
चाहिए रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की जगह 2.5 हो 3 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1 से बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 के बराबर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 से छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें माइनस साइन आपको नहीं कंसिडर करना है, क्यों? माइनस से जो कंक्लूजन निकलना था वो तो निकल चुका है ना। अब उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से, इससे 2 से इससे क्या कंक्लूजन निकलना है वो पता करते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज में 2 नेचर हम लोग पता कर चुके हैं, रियल इन्वर्टेड। अब क्या बच गया? मैग्निफाइड डिमिनिश्ड। मैग्निफाइड कब कहते हैं? जब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो, है कि नहीं? अगर देखो मैग्निफिकेशन 2 है, HI/HO 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं? मतलब इसमें हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, तो ये मैग्निफाइड को बता रहा है, ये मैग्निफाइड को बता रहा है। अब -2 पूरा मिला के जोड़े तो क्या 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 दिखता है? माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, और 2 मतलब मैग्निफाइड, प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट, 2 मतलब मैग्निफाइड, माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड, और 1 हो गया तो HI=HO हो जाता है। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, और अगर ये नंबर 1 से छोटा हो तो HI/HO अगर लेस देन 1 हो तो HI<HO आएगा। यहां पे भी आप चाहें तो उस तरह से सोच सकते हैं, HI/HO ग्रेटर देन 1 हो तो HI>HO आएगा। तो अगर HI/HO लेस देन मतलब 1 हो, यानी HI<HO हो, तो ये होगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को यूज करके, मैग्निफिकेशन के वैल्यूज को यूज करके आप लोग नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ना? कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़े। अब देखिए एक और चीज जो लेंस स्पेसिफिक है, ये जो अभी मैंने बताया ना मैग्निफिकेशन के बारे में, वो मैग्निफिकेशन में आप देखिए ना लेंस फॉर्मूला यूज हुआ है ना मिरर फॉर्मूला यूज हुआ है, खाली HI/HO के रेशियो को देख के हमने नेचर डिसाइड किया। तो मैग्निफिकेशन से जो नेचर डिसाइड करते हैं वो आप चाहें तो मिरर के लिए भी यूज कर सकते हैं और लेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेंस के लिए एक और यूजफुल टेक्निक होता है, देखिए ध्यान से। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताए थे मिरर में, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू क्या होगा, कैसा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसी तरह से वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, सबके लिए यू और वी देखा था हमने, उसी तरह से यहां भी देखेंगे। देखिए ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो आप सामने रखिएगा लेंस के, लाइट इससे निकलेगा तो आप हमेशा हमेशा इधर आइएगा, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू जो होगा वो नेगेटिव होगा। और यही था मिरर के केस में भी, था कि नहीं? लेकिन रियल इमेज के केस में यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। जब मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो रियल इमेज वो सामने बनाता है, तो उसका रियल ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव होता है और रियल इमेज भी नेगेटिव होता है, मतलब उसका यू और वी की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे जब रियल इमेज बनेगा तो क्योंकि रिफ्रैक्शन से बन रहा है तो लाइट को पार करना है, तो वो इस साइड बनेगा रियल इमेज, और इसीलिए रियल इमेज का जो वी होगा वो इसमें पॉजिटिव आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। और ये कोई स्पेसिफिक कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर के लिए नहीं है, ये सब के लिए, हर लेंस हर मिरर के लिए। तो रियल ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव, रियल इमेज का वी पॉजिटिव फॉर लेंस, मिरर के लिए तो पहले भी बताएं। अच्छा, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या सिचुएशन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी भी आएगा लेंस में, ऐसे ही आएगा, ऐसे कि वो आगे मीट करने वाला था लेकिन मीट कर नहीं पाया क्योंकि लेंस आ गया। इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में, वर्चुअल
ऑब्जेक्ट के केस में यूज होगा वो पॉजिटिव। व्हाट अबाउट वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा तो तब बनेगा जब लाइट रे यहां से डाइवर्ज करता हुआ जाए, क्योंकि लाइट आगे मीट नहीं कर पाएगा, डाइवर्ज करता हुआ जाएगा। तो उस केस में आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इधर आएगा वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल इमेज के लिए भी जो होगा वो नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ लेंस, मिरर के केस में आपको याद होना चाहिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो था वो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही होता है वहां पे भी। ऑब्जेक्ट के केस में दोनों में कोई बदलाव नहीं, जो लेंस का कंडीशन है वही मिरर का कंडीशन है। क्यों? ऑब्जेक्ट तो या तो सामने रखोगे तो मिरर के लिए भी सामने रखोगे, लेंस के लिए भी सामने रखोगे, या फिर लाइट को कन्वर्जिंग भेजोगे तो मिरर के लिए भी वैसे ही भेजोगे, लेंस के लिए भी वैसे भेजोगे। लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है, इमेज जब बन रहा है तो इसमें रिफ्लेक्शन से बन रहा है तो लाइट वापस आ रहा है और इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए V का नेचर ऑपोजिट हो जाता है। यहां पे V यानी इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए V की बात करें तो वो क्या हो जाता था, वो पीछे बनता था, पॉजिटिव आता है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन में। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और कुछ चीजों को देखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस किसी लेंस का कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का जो एबिलिटी है उसको हम लोग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। कोई लेंस कितना बढ़िया कन्वर्ज कर पा रहा है, कितना बढ़िया लाइट को डाइवर्ज कर पा रहा है, इसके एबिलिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसका पावर देखेंगे हम कन्वर्जिंग एबिलिटी से, और डाइवर्जिंग लेंस है तो उसका डाइवर्जिंग एबिलिटी से। अब ध्यान से सोचें, अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो दो लेंस होता और एक यहां कन्वर्ज करता सेम लाइट को और एक यहां कन्वर्ज करता, तो बताओ किसमें कहते कि कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है? फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में, है कि नहीं? ये ज्यादा बढ़िया कन्वर्ज कर, और नजदीक कन्वर्ज करते, और ज्यादा पावरफुल। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? अगर सेम हाइट ले लें, सेम हाइट, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड तो सेम देना होगा ना, स्टैंडर्ड सेम देंगे हर लेंस के लिए। तो सेम हाइट के लिए कन्वर्जिंग पावर डिपेंड करेगा, या पावर ऑफ लेंस डिपेंड करेगा कि उसका फोकल लेंथ कितना है। तो फोकल लेंथ जब ज्यादा है तो पावर कम है, और फोकल लेंथ जब कम है तो पावर जो होगा वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसीलिए पावर को लिख ही देते हैं कि 1/f होगा। इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो 1 आता है। इसको और भी अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कई बार आप बुक्स में देखेंगे ऐसे भी डिफाइन किया हुआ है। लाइट रे ऐसे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितने एंगल से वो लाइट को डेविएट करता है, ये डेल्टा है ना, ये भी डेल्टा होगा, समझ में आ रहा है ना? इसका tan डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? मान लो ये h ले लें, h/f होगा कि नहीं? tan डेल्टा विल बी h/f। इसी tan डेल्टा को पावर कहेंगे अगर h इक्वल्स टू 1 है। तो हम लोग कहते हैं कि पावर ऑफ a lens is defined as tangent of the angle of deviation for the light ray which is falling at unit distance from principal axis. For the light ray which is falling at unit distance, मतलब h को 1 कर लिया from principal axis। ये इसका जो tangent है यानी tan है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो h इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो पावर आ जाएगा 1/f। वास्तव में यही है, ठीक? तो ये पावर ऑफ लेंस हो गया। इसमें फोकल लेंथ कैसे लेंगे? मीटर में। तो पावर किस यूनिट में आएगा? डायोप्टर में। किसमें आएगा? डायोप्टर में। लेकिन कई बार फोकल लेंथ जो है वो मीटर में नहीं देके किस में दिया रहता है?
सेंटीमीटर है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला तैयार रहे तो बढ़िया रहता है ना। तो उस केस में आप क्या करिएगा, इसको डायरेक्टली लिख लीजिएगा 100/f इन सेंटीमीटर। यहां पे f मीटर में है, पावर डायोप्टर में है ना। पावर ऑफ लेंस का यहाँ पे यूनिट वॉट नहीं है, डायोप्टर है। ये वर्क डन पर यूनिट टाइम नहीं है ना। ये तो जरूरी था देखने के लिए, ये बना दे, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये एच, ठीक है। जल्दी से इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़े। चलिए, तो ये हो गया पावर ऑफ लेंस। आपको याद है कि हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें 1/f आया था, n21 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। मतलब ये वास्तव में आपको पावर ऑफ लेंस ही देता है कि नहीं। तो यहां से भी आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। और हमको ये भी याद है कि फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, तो पावर विल बी पॉजिटिव, है ना। फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होगा। एंड पावर जब नेगेटिव होगा मतलब फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव, किसके लिए, फॉर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, इतना हो गया। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी में, पावर ऑफ लेंस के साथ हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब 2-3 लेंसेस रखेंगे। अब या तो ऐसा हो सकता है कि लेंस को हम लोग कांटेक्ट में रख दें, है ना, ऐसे ऐसे रख दें। 2 लेंस मान लो ऐसे रख दिए, एक और लेंस ऐसे रख ली, एक और लेंस रख ली, ऐसे ऐसे करके कांटेक्ट में लेंस रख दें। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको सेपरेट करके रखें। तो जब सेपरेट करके रखते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव नहीं करते, ठीक है। हालांकि एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला होता है, उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला कोई खास डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इसको जब भी डील करना होता है तो हम लोग कैसे डील करेंगे, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लोकेशन निकालते हैं, फिर जो पहला लेंस इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और फिर से लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, फिर फाइनल इमेज निकालते हैं, एंड सो ऑन। अगर 10-20 लेंस भी लगे हो तो बिल्कुल एक के बाद एक लेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहां पे बेसिकली जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग लेंसेज इन कांटेक्ट की बात करें, यानी थिन लेंसेज इन कांटेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं मैग्निफिकेशन की क्या स्थिति है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, टोटल मैग्निफिकेशन, अगर मान लो बहुत सारे लेंसेज हैं, पहले लेंस ने M1 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, दूसरे ने M2 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, तीसरे ने M3 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया, तो इनके मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही टोटल मैग्निफिकेशन आता है। अब क्यों होता है वो देखेंगे। पावर के बारे में सोच लें, जो लेंस का पावर होता है ना वो सिंपली ऐड हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। अब हो सकता है अब बहुत सारे और लेंसेज होंगे तो सबके पावर को ऐड करेंगे। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ पावर पॉजिटिव कुछ पावर नेगेटिव हो, तो रिजल्टेंट सबको जोड़ने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग एज अ कन्वर्जिंग लेंस, और सबको जोड़ने के बाद अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन इज एक्टिंग एज अ डाइवर्जिंग लेंस, है कि नहीं। चलो, अब इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग इन दोनों को डिराइव करेंगे। मान लो कि एक लेंस है, उसने मैग्निफिकेशन M1 प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो वो मैग्निफिकेशन कैसे होगा भाई, उसने मान लो, अच्छा हम लोग ऐसे ले ही लेते, ऐसे तो ऐसे रखा हो, अगर ये सेपरेट हो तब भी ये फॉर्मूला लग जाता है। ये जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला है ये तब भी लगा सकते हैं जब सेपरेटेड हो, है ना, मतलब 2 लेंसेज हो और दोनों लेंस अलग अलग हो, और जब चिपके हो तब भी लगा सकते हैं। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और उसका H1 लेंथ का इमेज इसने बनाया है, HO इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और H1 हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस।
अच्छा, इसके बाद इसका भी ये कोई इमेज बनाएगा, मान लो HI, फाइनल इमेज वही ले लेते हैं, ठीक है। तो बताना कि मैग्निफिकेशन M1 क्या लिखेंगे, M1 लिखेंगे H1 by HO लिखेंगे कि नहीं। अच्छा, M2 क्या लिखेंगे, M2 लिखेंगे HI by H1, क्योंकि M2 के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ठीक। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, मतलब एक सिंगल लेंस जो इन दोनों का अकेला का काम कर दे, अकेला इन दोनों का काम कर दे, तो वो अगर उसका मैग्निफिकेशन M लेंगे तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लेगा और फाइनली ये इमेज बना देगा, तो उसका मैग्निफिकेशन हो जाएगा HI by HO। इन तीनों में आपस में रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे भाई, देखा भाई, M इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, HI by H1 इंटू H1 by HO लिख सकते कि नहीं लिख सकते। M जो है वो HI by HO ही तो है, M क्या है, HI by HO, HI by HO अभी भी है, देखो H1 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी कि M जो है वो लिख रहे हैं M1 इंटू, ये हमने 2 को लेके किया, अगर 10-20 लेके करते तब भी बिल्कुल इसी तरह से प्रूव कर देते कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन होगा। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग पावर ऑफ लेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये कॉम्बिनेशन के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का डेरिवेशन था, अब पावर का डेरिवेशन करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लेंस है और ये हमारे पास दूसरा लेंस है, दोनों का अपना कुछ फोकल लेंथ होगा f1 और f2। अब देखना भाई ध्यान से, यहां से लाइट रे निकला, एक तो सीधा चला गया है ना, जो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से पार करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग ही रहा। अब क्या करते हैं, यहां से एक लाइट रे ऐसे भेज देते हैं, है ना, भेज दिया हमने, तो ये बनने वाला था यहां इमेज, ठीक है, लेकिन ये इमेज बन नहीं पाया, क्यों, रास्ते में ये आ गया, इसने और कन्वर्ज कर दिया और फाइनली इमेज यहां बन गया। ये I1 है और ये I है, ये O है। ये जो डिस्टेंस होगा, ये थिन लेंसेज है तो कहीं से भी डिस्टेंस मेजर करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये V1 हमने मान लिया और ये हो गया हमारा V, ठीक। तो फॉर फर्स्ट लेंस 1/V1 यही इमेज है, माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F1, एंड फॉर सेकेंड लेंस 1/V minus 1/V1 equals to 1/F2। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1/V minus 1/U equals to 1/F1 plus 1/F2। अब देखना, ध्यान से सोचना कि क्या हम लोग अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट एक सिंगल लेंस जो बिल्कुल वही काम करते जो ये दोनों मिलके कर रहा है, मिलके O से ऑब्जेक्ट को लेगा और फाइनल इमेज कहां पे बना देगा, I पे, यानी U V। अब इसके लिए अगर लेंस फॉर्मूला यूज करें और इसका फोकल लेंथ f मान लें तो 1/V minus 1/U इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, 1/F, और ये 1/V minus 1/U equals to 1/F लिखना है ना, तो ये 1/V minus 1/U को भी 1/F लिख सकते हैं, और जैसे ही वैसा लिखेंगे ये आ जाएगा 1/F equals to 1/F1 plus 1/F2, यानी पावर बेसिकली हो गया P equals to इक्विवेलेंट पावर P1 plus P2, ये हमने पहले बताया था। अच्छा, ये हो गया कॉम्बिनेशन की बात। मान लो अगर इनके बीच में कुछ सेपरेशन भी होता है तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो पावर आता है, मान लो सेपरेशन अगर D है तो अप्रोक्सीमेट जो पावर आता है वो आता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2, ये आता है, यानी बेसिकली आता है 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D by F1 F2।
आया समझ में? जल्दी से कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं वो अभी अभी हमने देखा कि दो लेंस कॉम्बिनेशन में दिए रह सकते हैं, सेपरेट करके भी दे सकते हैं, एक लेंस हो दूसरा लेंस हो, सेपरेशन हो उनके बीच में थोड़ा सा, तो एक का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको किसके साथ भी दिया जा सकता है, एक लेंस हो जाए और एक मिरर हो जाए, तब भी आपको यही काम करना है ना। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसे पहले ये इमेज बनेगा, है ना, फिर मान लो कहीं भी लाइट रे चला गया, हो सकता है यहीं पे इमेज बना लिया, फिर यहां से फिर निकला, फिर यहां गया, है ना, फिर जाके फाइनल इमेज बनेगा। तो बेसिकली इस पे लेंस फार्मूला पहले लगाएंगे, फिर मिरर फार्मूला लगाएंगे और फिर एक बार और लेंस फार्मूला लगा के फाइनल इमेज बता देंगे। डिपेंड करता है कि अगर बोला कि नहीं केवल इसके रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे बन रहा है वो बता दो, तो ऐसा कुछ बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, रियल वर्चुअल कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन मिरर को यूज करके। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने, ये इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मान लीजिए कि यहां पे ऑब्जेक्ट है और इमेज भी यहीं पे बने, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यू कितना होना चाहिए। तो अगर यहीं पे इमेज बन रहा है मतलब लाइट रे पहले गया और फिर जब रिफ्लेक्ट किया तो वापस आ गया, इस पे लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस आने का एक ही तरीका है कि लाइट रे परपेंडिकुलर टू मिरर जाए और वो रिफ्लेक्ट करके वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगा एंड फाइनली फिर यहां पे पहुंच जाएगा। तो जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गया। तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या ये फोकस होना चाहिए, बताओ। फोकस से जब लाइट रे निकलता है तभी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। तो इसका मतलब है कि जब हम फोकस पे रखेंगे तो वो यहीं पे इमेज बना लेगा। अब ये ऐसे सिचुएशन में भी यही रहेगा, और अगर आपके पास लेंस हो और यहां पे मिरर ऐसे एकदम चिपका के रख दे तब भी यही रहेगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के नेचर को बस डिस्कस कर रहे हैं और तरीका बनाने को का हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन में अलग से उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस हमने रख दिया, उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ रहेगा। अब हमने यहाँ एक नीडल लिया और इस नीडल को देखा तो यहाँ पे इमेज कुछ बन रहा है ना, ये कुछ ए डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या ये इसका फोकल लेंथ है, ये ए जो है इसका फोकल लेंथ है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लेन मिरर है, यहाँ लेंस है, तो बिल्कुल यही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा है ना। तो ए जो है इसका फोकल लेंथ आ गया। अब इसके बाद वो बोलेगा कि यहाँ पे एक लिक्विड रख दो, क्या रख दो, लिक्विड रख दो। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी और बी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज को इंसाइड करता है, तो बताना भाई कि क्या ये बी इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, किन दोनों के कॉम्बिनेशन का, कॉन्वेक्स लेंस और ये जो पार्ट दिख रहा है जो लिक्विड रखा है हमने, ये लिक्विड भी एक लेंस की तरह काम कर रहा है, देखना भाई है कि नहीं, लिक्विड भी प्लेनो कॉन्केव लेंस की तरह काम कर रहा है। और इसका जो रेडियस होगा ना ऊपर वाला, नीचे वाला तो प्लेन है, तो इसका रेडियस इंफिनिटी लेंगे कि नहीं बोलो, और इसका रेडियस वही होगा जो इस लेंस का नीचे वाले पोर्शन का रेडियस होगा। अगर इक्वी कॉन्वेक्स है ये, अगर ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसका भी नीचे वाले का आर ही रहेगा, क्लियर। और तब हम लोग इस डेटा के बेसिस पे क्या निकालने की कोशिश करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालने का ये एक बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इतना कॉपी कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं।
इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसी के अंदर हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है उसको समझिए, ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। मान लीजिए हमने यहाँ एक स्क्रीन रखा है या हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को हमने फिक्स कर दिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d हमको दिया होगा, ठीक है? क्या दिया होगा? d। अब होता ये है, इसको हमने x मान लिया है। जब इस लेंस को हम मूव करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि इसको डिस्प्लेस करते हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम है। तो अभी मान लो यहां पे स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, एकदम शार्प इमेज। एक और ऐसा लोकेशन आता है, एक और कोई x आता है, ये x1 हो गया मान लो और ये x2 हो गया। दोनों के लिए वहां पे इमेज बनेगा और इनके बीच का सेपरेशन मान लो कुछ x0। तो इस x0 और d के मतलब दो लोकेशन निकलेंगे जिनके लिए वहां शार्प इमेज बनेगा। उन दोनों लोकेशंस के बीच का सेपरेशन x0 और d के टर्म्स में हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर दो वैल्यूज आ रहे हैं मतलब क्वाड्रेटिक कुछ बन रहा होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो इन जनरल ये जो लेंथ है उसको हम लोग x मान लेते हैं, x, जिसका कभी वैल्यू x1 हुआ होगा और कभी x2 हुआ होगा। तो जनरल डिस्टेंस जो है वो हम लोग x ले लेंगे, ठीक। अब यहां पे हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v minus 1/u equals to 1/m। v को क्या ले लें? d minus x ले लें, माइनस u को क्या ले लें? माइनस x ले लें, equals to 1/m। क्योंकि x हमने ये डिस्टेंस माना है और u जो होगा वो नेगेटिव होगा तो माइनस x आएगा, ये प्लस हो जाएगा। और ये एलसीएम ले लिए तो d minus x into x, ये हो गया x minus d minus x। सही है क्या? प्लस x होगा भाई। अच्छा ये प्लस तो हो ही गया था, है ना? तो माइनस इक्वल्स टू 1/f। ये और ये कट गया और क्या आ गया भाई? dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस df। यानी कि इसको अगर उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस dx माइनस df इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखना, हालांकि हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं तुरंत, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, तो स्क्रीन को मिटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। या मान लो स्क्रीन नहीं है, नजदीक में रख लेते हैं स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे हैं। वहां पे x का जो वैल्यू है रियल कब हो, मतलब x के जो वैल्यूज हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना x में, तो रियल वैल्यूज ऑफ x कब निकलेंगे? जब डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग d से डिनोट कर रहे हैं, यहां डेल्टा लिख रहे हैं क्योंकि d ऑलरेडी डिस्टेंस को मान चुके हैं। तो जब d जो है, जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये जब लेस देन 0 होगा तो x का वैल्यू इमेजिनरी है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d स्क्वायर माइनस 4a 1 हो गया और c हो गई, तो d स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c d है माइनस d, खाली माइनस d लेस देन 0। क्या हो गया भाई?
अरे डी स्क्वायर एफ स्क्वायर है ना, माइनस डी एफ होगा, ये भी तो लेस देन जीरो है ना। अब देखना भाई, डी स्क्वायर, डी कॉमन ले लो, डी कॉमन ले लो, तो डी माइनस 4f लेस देन जीरो, डी प्लस 4f क्या तो गड़बड़ हुआ यार। अब यहां एक गलती हो गई थी, वो है ये प्लस डी होता है ना, क्योंकि एलसीएम लेते ये प्लस तो है लेकिन डी माइनस एक्स है ना, तो प्लस डी तो प्लस है, एक्स हमारा माइनस है, उसकी वजह से आप देखिए यहां प्लस डीएफ होगा और यहां भी प्लस डीएफ होगा, और जब ये प्लस डीएफ होगा तो यहां भी प्लस डीएफ होगा, तो ये आएगा माइनस 4f है ना, रिजल्ट मैच नहीं कर रहा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो d माइनस 4f जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि d आप खुद नेगेटिव नहीं हो सकता, दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक पक्का पॉजिटिव है तो दूसरा ही नेगेटिव होगा, इसका मतलब d लेस देन 4f है। इसका क्या मीनिंग है समझना, अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 4f से कम हो तो कोई भी ऐसा लोकेशन x का नहीं मिलेगा, ये क्या निकाला हमने कि x इमेजिनरी कब है, x इमेजिनरी होने का मतलब क्या हुआ कि कोई रियल वैल्यू x का नहीं मिल रहा, मतलब वहां पे एक्चुअली इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम d का 4f होना जरूरी है, अगर d 4f से कम है इमेज ही फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। x का एक रियल वैल्यू मिलेगा जब d इक्वल्स टू 4f होगा, और वो आप सोच सकते हैं कि बीच में स्क्रीन हो, 2f पे ऑब्जेक्ट हो और 2f पे स्क्रीन, सॉरी बीच में लेंस हो, 2f पे ऑब्जेक्ट हो और 2f पे स्क्रीन हो, तो ऑब्जेक्ट 2f पे, इमेज भी 2f पे, 4f हो गया, तो एक लोकेशन मिलेगा यहां पर। अब अगर इससे बड़ा कर दें, d को अगर क्या कर दें ग्रेटर देन 4f कर दें, तो x के दो रियल वैल्यूज आने लगेंगे इसी इक्वेशन से, मतलब अब आपका मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट काम करेगा टू फाइंड द फोकल लेंथ, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल हमने कहा ना कि दो लोकेशन मिलने चाहिए जहां पे इमेज फॉर्म है ना, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट मेथड को काम करने के लिए d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। अगर कोई पूछ दे कि बता दो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म करे, तो 4f होना चाहिए, उससे अगर कम रहा तो इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। मतलब ये समझ लो कि थ्रू आउट पूरे कॉन्वेक्स लेंस में कभी भी इमेज फॉर्मेशन में इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 4f से कम नहीं होता है, उससे ज्यादा ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो ये एक कंडीशन हो गया, इसको अब मिटाते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट मेथड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये कंडीशन बता दी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड को लगाने के लिए जो आपका सेपरेशन होना चाहिए वो 4f से बड़ा होना चाहिए। अब देखना यहां पे, यहां से दो x के वैल्यूज आएंगे, एक आएगा x1 प्लस x2, कितना आएगा x1 प्लस x2 कितना आएगा माइनस b बाई a, यानी कि d बाई 1, ये d आया कि नहीं, x1 प्लस x2 का तो ये वैल्यू। अच्छा x1 इंटू x2 का क्या वैल्यू होगा, x1 इंटू x2 का वैल्यू क्या आ गया c बाई a, यानी df आएगा कि नहीं, df। तो हम लोगों को निकालना क्या है, x1 माइनस x, निकालना है, सोचो, क्योंकि x0 के टर्म्स में हमको f लिखना है, और x0 क्या है, x2 माइनस x1, सॉरी x2 माइनस x1। अब किसी को बड़ा ले लो किसी को छोटा ले लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बताओ, x2 प्लस x1 का स्क्वायर, यानी x1 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ x1 x2, देखो तो सही है। अब x1 प्लस x2 का स्क्वायर यानी d, ये क्या x0 लिखते हैं, x0 x2 माइनस x1, x0 इसी को माना है ना,
कि कितना इसको डिस्प्लेस किए कि फिर से इमेज मिल गया। x नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 प्लस x2 का स्क्वायर यानी d स्क्वायर माइनस 4x1 x2 यानी df, यानी कि यहां से 4df इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो f का वैल्यू बता दो, डी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 4d। आया समझ में? ये फोकल लेंथ निकल के आ जाता है। तो इसमें आप देखिए एक्सपेरिमेंटली आपको सब वैल्यू मालूम है, आपने ऑब्जेक्ट को और स्क्रीन को कितने सेपरेशन पे रखा है वो फिक्स है, वो मालूम है आपको। आपने लेंस को कितना डिस्प्लेस किया है कि 2 शार्प इमेज आपको मिले हैं, वो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, 4d ये भी मालूम है। तो इससे आप लोग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस निकाल सकते हैं। जल्दी से कॉपी करें।